नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी एनसीईआरटी क्लास 6 का जो चैप्टर 13 है, जो कि यह अंतिम चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पेड़ की बात। इनके लेखक कौन हैं? जगदीश चंद्र बसु जी हैं और अनुवादक शंकर सेन जी हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने से पहले आप पूरी वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। थैंक यू। चलिए, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात क्या है। ठीक है, बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीने दर महीने बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। मानो बाहर से कोई शिशु पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। अब देखिए कैसे हम लोग बीज लगाते हैं। कोई पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग बीज लगाते हैं। बीज लगाने के बाद जैसे ही उस बीज में अगर हम लोग पानी दिए तभी तो ग्रो करेगा, ऊपर उठेगा। अगर पानी नहीं देंगे तो क्या होगा, अंदर अंदर कीड़े मकोड़े खा लेंगे, उससे सड़ जाएगा। तो इस बीच में जैसे ही पानी पड़ा है, अब मानो ऐसा लग रहा है कि एकदम सुकोमल पत्ती बाहर निकलने के लिए तैयार है। क्या करता है, नीचे से धरती को फाड़ कर उसके बाद एक पत्ती बाहर निकलती है और नीचे का जो जड़ है धरती से मट्टी से एकदम कसकर पकड़ लेता है, एकदम मजबूती से। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? बताओ। जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। अब देखो, जो हम लोग पौधा होता है उसके नीचे एक वाइट बहुत सारा घना होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जड़ कहते हैं। और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधे में जड़ व तना, ये 2 भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधे को जिस तरह ही रखो, जड़ निकलने की ओर जाएगी, वह तना ऊपर की ओर उठेगी। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका और जड़ ऊपर की ओर। 2-1 दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी यह भेद मालूम हो गया है। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। अब देखो, हम लोग क्या किए हैं, हम लोग देखते हैं कि जो जड़ क्या रहता है, नीचे रहता है और तना ऊपर रहता है। तो इनको डाउट हुआ कि अगर हम लोग यह काम पलट देते हैं, जड़ को कोई गमला में हम लोग कोई पौधा लगाएं और गमला को उलट कर रख देते हैं, कोई रस्सी से टांग देते हैं, तो इससे क्या होगा, जो तना है नीचे की ओर आएगी और जड़ क्या है, ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, तो ये तो प्रकृति का बनाया हुआ है। क्या हुआ कि जो तना है पलट कर ऊपर उठने लगी, क्योंकि तना का तो काम है ऊपर होना। हम गमला पलट देने से क्या तना नीचे हो जाएगी? नहीं, तना क्या है, ऊपर उठने लगी और जड़ क्या है, नीचे जाने लगी। ठीक है, हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध ही पी सकते हैं। पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते हैं, इसीलिए केवल तरल द्रव या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव गल जाते हैं। पेड़ पौधे
वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। अब देखो, हम लोग बड़े हैं तो हम लोग तो कुछ भी खा सकते हैं, चावल रोटी दाल, जो भी खाने का जो भी है हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। और क्या छोटे बच्चे जो होते हैं उसको तुम कुछ भी दोगे तो क्या खा लेगा? 6 महीना साल भर का बच्चा नहीं खाएगा ना, दूध पिएगा, एकदम छोटा बच्चा दूध पिएगा, पानी पिएगा। जो तो उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, वो कुछ पेड़ पौधे के भी दांत नहीं होते हैं, वो कुछ नहीं खाएंगे, बस उनको तरल चीज़ चाहिए, जैसे कि वायु मिल जाए, पानी मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग ग्लास में पानी करके डालेंगे पौधे को, तो मिट्टी क्या करेगा? सोख लेगा पानी को। अभी आप एक ग्लास लेके कोई भी पौधे को पानी डालिए, 10-15 मिनट के बाद देखना कि पानी वहाँ नहीं रहेगा। पानी कहाँ गया? मिट्टी सोख लिया। अब मिट्टी धीरे धीरे क्या करेगा? जड़ को पहुँचाएगा, जड़ पौधे के पूरे भाग को पानी देगा, खाना देगा। ठीक है, अगर हम लोग पौधे में पानी नहीं डालते हैं तो क्या होता है? पेड़ सूख जाता है, मर जाता है। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। अब देखिए, बताया गया है जो सूक्ष्मदर्शी है, जो एकदम छोटा छोटा सामान को देखने वाला यंत्र है, उससे अगर हम लोग देखते हैं तो पेड़ के जो तना है उसमें देखा जाए कि बहुत छोटा छोटा नल बना हुआ है, मतलब छेद बना हुआ है, जिससे मिट्टी से वह पानी अवशोषित कर लेता है और अपने पूरे शरीर में संचार करता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी से के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जाते हैं। अब देखिए, हवा बहता है तो उसमें भी तो नमी रहती है, हवा में जो नमी रहती है, तो सूक्ष्मदर्शी से देखा गया है कि जो पत्ते हैं, पत्ते में छोटा छोटा मुंह बना रहता है, मतलब छिद्र रहता है। तो उस छिद्र के द्वारा पत्ते क्या करते हैं? हवा से जल अपना भोजन अवशोषित करते हैं। ठीक है, जब आहार करने की ज़रूरत ना हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। अब देखिए, ऐसा छिद्र है कि जब पौधों को ज़रूरत है आहार का तो उसका मुंह खुला रहेगा, और जब ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा, पेट भर जाएगा, तो क्या करेगा? मुंह को बंद कर लेगा। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषातक वायु बाहर निकलती है, उसे अंगार वायु कहते हैं। अगर यह जहरीला हवा पृथ्वी पर इकट्ठा होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो, जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसे सेवन करते हैं। अब देखिए, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे क्या करता है? पेड़ उसका सेवन करता है। अगर पेड़ उसका सेवन ना करे तो क्या हम लोग जी पाएंगे? हम लोग को तो जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसीलिए पेड़ पौधे सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगाकार वायु से अंगाकार निषेध कर डालते हैं और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधे की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां वह डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है। वन अरण्य में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेत है कि कोई जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएगी, इसीलिए वे पेड़ से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती है। अब देखिए, पेड़ पौधों को जितना ज़्यादा ज़रूरत खाना का होता है, पानी का होता है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ का होता है? प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश, रोशनी का। इसीलिए अगर हम लोग गमले में एक गमले में ऐसा जगह पे पौधा रखते हैं जिसका आधा भाग प्रकाश में आए और आधा भाग अंधेरा में आए, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि उसकी सारी पत्तियाँ
जिधर प्रकाश है उधर खींची चली आई है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पेड़ पौधा के रेशे रेशे में सूरज की किरण अबाध्य है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ऊर्जा है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डागर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधे में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर भी हम भी बच नहीं सकते। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित रहते हैं। अब देखिए, हम लोगों को प्रकाश ना मिले तो हम लोग कैसे जी पाएंगे। सूर्य की प्रकाश के लिए अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो शरीर कैसा रहता है, अधमरा सा हो जाता है। तो डॉक्टर क्या बोलता है, विटामिन डी की कमी हो गई है। तो क्या करते हैं हम लोग, सूर्य की रोशनी में खड़े होते हैं, बैठते हैं। ठीक है, कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाता है। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल ही तरह, अब देखो, जिस पौधे में फूल फल लग रहा है जानो कि यह पौधा बहुत खुश है, मतलब स्वस्थ है। जिस पौधे में ना फूल लगता है ना फल लगेगा वह स्वस्थ पौधा नहीं है। मानो कोई अमरूद का गाछ है, उसमें ना कभी फूल लगता है ना फल लगता है, तो क्या वह स्वस्थ है? बिल्कुल नहीं। और कोई भी पौधा पेड़ अपने मरने से 1 साल, अगर उसकी आयु 1 साल है, मरने से पहले क्या करेगा, अपना संतान, मतलब कि उसके बगल में छोटे छोटे उसी की तरह पौधे छोड़ जाएगा। जरा सोचो तो, पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगाकर ग्रहण करते हैं, फिर इस अवरूप उपादान से किसी तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मणि है। संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। तो पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रण करते हैं। उसी प्रकार फूल की बाहर छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसीलिए रंग बिरंगे फूल के निशान लगाए रहते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, हम लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं। वैसे ही पेड़ भी अगर फूल खिलते हैं, खुश होते हैं, तो वो लोग भी अपने बंधुओं से मित्रों से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर तुम भूल जाओ रास्ता मेरे घर आने का, तो हमारे ये जो रंग बिरंगे फूल है, इसी से तुम्हें संकेत मिलेगा कि कौन सा मेरा घर है, पहचान के लिए। ये रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती है। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाएंगे, इसीलिए रात के अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देता है। अब आप देखे होंगे कि जैसे ही सूर्य डूबने लगता है तो थोड़ा सा फूल का सुगंध और बढ़ जाता है। शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खियाँ एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती है। पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता है। इस प्रकार फूल के बीज
इस प्रकार फूल के बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं, तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले हवा वयार कहती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती है। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इसी तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समाप्त हो जाता है। लेखक परिचय देखते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का जन्म प्राकृतिक अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिक, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधे का एक निश्चय जीवन चक्र व एक प्रजनन प्रणाली होती है और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप में समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक खोज की थी। पेड़ की बात का बंगला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है। थैंक यू।